प्यारे बच्चों, मैं आपकी वर्कशीट नंबर 20 लेके आई हूँ आज, जो कि आपको 19 अगस्त को मिली है। ये आपकी 9th क्लास की वर्कशीट है विज्ञान की, जिसमें जीवन की मौलिक इकाई के बारे में बताया गया है। और सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरी वर्कशीट और वीडियोस को, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वर्कशीट्स लेके आती रहूँ और बनाती रहूँ आपके लिए वीडियोस। इसके बाद हम पढ़ते हैं आपकी वर्कशीट में आज क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है जीवन की मौलिक इकाई के बारे में, जिसमें जिज्ञासा और ज्ञान फिर से बात कर रहे हैं आपस में और बता रहे हैं कि क्या है जीवन की मौलिक इकाई। ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी, हमने जाना कि जीवन जो है कोशिका से बनी होती है सारा, तो इसके मूलभूत उसकी जो क्रियात्मक इकाई होती है जीवन की, कोशिका आपकी, लेकिन ये जीवन क्रियाएं क्या है और कोशिका इसे कैसे कर पाती है। तो जिज्ञासा कहती है, ज्ञान, जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी जीव के लिए उस जीवों के कुछ एक विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे कि वृद्धि करना, उत्सर्जन करना, भोजन खाना, श्वास लेना इत्यादि। ये सभी आवश्यक क्रियाकलाप जीवन क्रियाएं कहलाती हैं, जो प्रत्येक कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान से संपन्न होती हैं। प्रत्येक कोशिका के कुछ विशिष्ट घटक होते हैं, जैसे कि जो उन्हें कोशिकांग कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, कोशिकांग। और हर कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य होता है। तो बेटा ये उसके घटक हैं। किसी भी कोशिका के 3 जो घटक होते हैं वो क्या है, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य, जो इन विशिष्ट कार्यों को करने में मदद करते हैं। तो ज्ञान कहता है, दीदी ये प्लाज्मा कोशिका झिल्ली क्या होती है और इसका क्या कार्य होता है। तो जिज्ञासा कहती है, ज्ञान, यह कोशिका की सबसे भारी परत है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में भी एक भारी परत होती है जिसको हम त्वचा कहते हैं, ऐसे ही हर जो कोशिका होती है उसकी एक भारी परत होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। और ये केवल जरूरी पदार्थों को कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने देती है, इसीलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ये ध्यान से सुनेंगे बात कि ये इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर पदार्थ को कोशिका के अंदर आने जाने नहीं देती, बल्कि सिर्फ या केवल कुछ ही पदार्थों को उसके अंदर या बाहर जाने जाने देती है। जैसे कि जरूरी पदार्थ हमारे लिए कैसे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, जल इत्यादि विसरण और परासरण क्रिया से कोशिका के अंदर या बाहर आते जाते रहते हैं। तो 2 प्रक्रियाएं पढ़ी आपने, जिसका पहला नाम है विसरण और दूसरे का नाम है परासरण। इन दोनों में अंतर क्या है मैं बताऊंगी आपको। विसरण क्या है, सबसे पहले जैसे कि पदार्थों की गति ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो होती है उसे क्या कहते हैं, विसरण। जैसे कि आप एक मॉस्किटो कॉइल होती है जो आपके घर में, जो कछुआ छाप जिसे बोलते हैं आप हिंदी में, वो आप एक कमरे के कोने में रख दें, थोड़ी देर बाद देखते हैं पूरे कमरे में फैल गई है उसका धुआं, उसकी सुगंध पूरे, या आप बोलते हो जो आपकी अगरबत्ती होती है उसकी सुगंध पूरे कमरे में फैल जाती है थोड़ी देर बाद। क्यों फैल जाती है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर फैलने कैसे, ज़्यादा सांद्र थी वो जगह जहाँ से वो निकल रहा था, उसकी धुआं निकल रहा था, वो जगह कहाँ थी, ज़्यादा सांद्र थी, उस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में फैली जहाँ पर उसकी सांद्रता क्या थी, कम थी। तो ऐसे प्रक्रिया को हम बोलते हैं विसरण। आपने पाठ नंबर 2 में भी पढ़ा था विसरण को क्या कहते हैं, ठीक है। जब ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब पदार्थों का आना जाना होता है उसे हम विसरण कहते हैं। और अब आपकी बात आई परासरण। परासरण क्या होता है, आइए देखते हैं परासरण क्या होता है। जब यही विसरण किसी एक झिल्ली के आर पार होता है तो उसे परासरण कहते हैं। जब ये 2 क्षेत्रों के बीच में, कम सांद्र वाले और अधिक सांद्र वाले क्षेत्रों के बीच में जब एक झिल्ली आ जाती है दोनों क्षेत्रों के बीच में, तब उसे हम परासरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कोशिका झिल्ली से, हम यहाँ देख रहे हैं झिल्ली आ गई बीच में, जल का विसरण परासरण कहलाता है। विलयन की सांद्रता पर
कोशिका का प्रभाव जानने के लिए हमें यहाँ 3 आधार दिए, 3 प्रकार दिए गए हैं हमें। सबसे पहला दिया गया है अल्प परासरण दाबी विलयन, दूसरा है सम परासरण, तीसरा है अति परासरण। अल्प, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा, ठीक है। और अति का मतलब क्या होता है? ज्यादा, ठीक है। और सम का मतलब क्या होता है? समान, एक समान, ठीक है बेटा, एक समान जिसे बोल सकते हैं, ठीक है। परासरण होना, ये तो आप समझ गए, जब अधिक सांद्र से कम सांद्रता की तरफ कुछ पदार्थों का आदान प्रदान या आना जाना होगा किसी झिल्ली के आर पार, तब उसे हम क्या बोलेंगे? परासरण। दाबी विलयन मैं भी बताती हूँ आपको। विलयन क्या है? सबसे पहले आपको पता है विलयन में क्या होता है? विलेय और विलायक, ठीक है। जब यहाँ पर मैं बात लिख के दिखा देती हूँ आपको। जो विलयन होता है आपका, ये दो चीज़ों से, दो घटक होते हैं आपके विलयन के। एक होता है विलेय और दूसरा क्या होता है? विलायक। जैसे कि अगर हम चीनी वाला पानी बनाएं तो जो चीनी होगी वो क्या होगा? विलेय। और जो पानी होगा वो क्या होगा? पानी यानी कि जल क्या होगा? आपका विलायक। हमेशा इसी को सोचकर हम दो तरह के विलायन बना सकते हैं। एक होता है अल्प परासरण विलयन, जो इसे बताया आपको, और दूसरा क्या है? अति परासरण दाबी विलयन। सबसे पहले है अल्प परासरण वाले में, जिसके अंदर विलेय की मात्रा क्या है? कम, और विलायक की मात्रा क्या है? ज्यादा। सबसे पहले हमने बात करी अल्प परासरण की। यहाँ पर अल्प परासरण में क्या होता है? विलेय की मात्रा कम होती है और विलायक की मात्रा क्या है? ज़्यादा, ठीक है। जब हम इसमें एक कोशिका रखते हैं तो कोशिका थोड़े टाइम बाद फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्योंकि उसके अंदर परासरण हो जाता है, अंतः परासरण। अंतः मतलब होता है अंदर जाना, ठीक है। अंतः मतलब क्या होता है? अंदर जाना। ये देखिए यहाँ पर अल्प परासरण दाबी विलयन बनाया हुआ है। इसमें कोशिका रखी थी, कोशिका फूल गई है। तो कोशिका जो फूलने लगेगी, क्यों फूलने लगेगी? क्योंकि कोशिका के अंदर जल की मात्रा क्या है? कम है, और बाहर जल की मात्रा क्या है? ज्यादा। यहाँ आप जल की मात्रा देख रहे हैं, विलायक की मात्रा देख रहे हैं, ठीक है। विलायक की मात्रा बाहर क्या है? ज्यादा, और अंदर क्या है? कम। तो ज्यादा से कम वाली तरफ जाएगा, ये है। तो यहाँ पर जा रहा है पानी, तो कोशिका को क्या कर दिया? उसने फुला दिया, कोशिका फूल गई, उसका जो साइज है, उसका आकार है, वो क्या हो गया? बढ़ गया, क्योंकि अंतः परासरण हुआ, ठीक है। इसके बाद हमने उसी कोशिका को, अगर एक और कोशिका ली, उस कोशिका को हमने किस में रखा? अति परासरण विलयन में रखा, दाबी विलयन में रखा। ऐसे विलयन में कोशिका की अपेक्षा कम जल होता है, कोशिका में जल क्या है? ज्यादा। लेकिन जो बाहर जल है उसमें विलेय की मात्रा तो क्या है? ज्यादा। लेकिन विलायक यानी कि जल की मात्रा क्या है? कम। तो हम कह सकते हैं बाहर जल की मात्रा क्या है? कम, और अंदर क्या है? जल की मात्रा ज्यादा। तो अंदर से बाहर की तरफ जल निकलना शुरू हो जाएगा कोशिका में से। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर कोशिका के अंदर जल गया था, लेकिन यहाँ कोशिका के अंदर से बाहर आ रहा है, तो कोशिका क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, क्योंकि क्या हुआ है? वही परासरण हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? कोशिका का आकार छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक और जो तीसरी बात पढ़ी है, यहाँ पर है सम परासरण दाबी विलयन। ऐसे विलयन जिसमें कोशिका और विलयन के जल की मात्रा या सांद्रता क्या है? एक समान है। तो ऐसे में कोशिका के आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें यहाँ पर कोशिका के आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इसको हम एक और चित्र के साथ समझ सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है? ये आपका जो है, ये है समपरासरण, समपरासरण, और जो ये आपका है, ये है अति परासरण, और जो आखिरी है आपका वो है अल्प परासरण। सबसे पहले हम अल्प परासरण की बात करते हैं, जैसे कि आपका पहले वर्कशीट में लिखा गया है। तो अल्प परासरण में क्या हुआ? कोशिका के अंदर जल जा रहा है, देख रहे हैं जल का जो कण है वो अंदर जा रहे हैं, अणु अंदर जाके उसको क्या कर रहे हैं? फुला दे रहे हैं। वो फूल गई है कोशिका,
यहाँ पर क्या हो रहा है, जल बाहर आ रहा है कोशिका से, क्योंकि क्या हो रहा है, बहिःपरासरण हो रहा है। यहाँ पर अंतःपरासरण हो रहा था, यहाँ पर बहिःपरासरण हो रहा है, जिसकी वजह से वो कोशिका क्या हो गई है, सिकुड़ गई है। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ना तो जल अंदर जा रहा है, ना ही कोशिका बाहर, वो कोशिका से बाहर आ रहा है, जिसकी वजह से उसका आकार क्या है, एक समान है। ठीक है। तो ये एक समान वाला है, जिसके अंदर संपरासरण कह रहते हैं। तो बेटा ये था आपका, एक और चित्र के थ्रू समझाया मैंने आपको। इसके बाद है, पादपों में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। आप यहाँ ध्यान देंगे, जो आपकी पादप कोशिका होती है, एक आपकी जो उसमें सबसे जो अलग बात है, वो भिन्न क्यों होती है, क्योंकि उसमें प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की तरफ एक और झिल्ली होती है, जिसको हम कोशिका भित्ति भी कहते हैं। पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। जब पादिका कोशिका में क्या हो जाएगा, पानी की कमी हो जाती है, तो आपने देखा होगा पौधे मुरझा जाते हैं कुछ टाइम के बाद। जब उन्हें पानी नहीं मिलता तो क्या होता है, पौधे मुरझा जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, तो उसके अंदर जो आंतरिक पदार्थ होते हैं वो संकुचित हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक उन्हें पानी नहीं मिलता। ठीक है। तो प्लाज्मा झिल्ली उसकी संकुचित हो गई, उसके साथ साथ उसके आंतरिक पदार्थ भी संकुचित हो जाते हैं जब पानी की कमी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जीव द्रव कुंचन कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर जो आपका चित्र है वो उतना साफ सा नहीं है, मैं आपको यहाँ पर एक और चित्र दिखा देती हूँ। ये देखिए, यही चित्र है आपका, जो आपकी वर्कशीट में दिया गया है, उसको हमने बड़ा करके दिखाया है कि जो आपकी कोशिका भित्ति है, ये क्या है, भित्ति, कोशिका भित्ति जिसे मैं बोलूँगी, ये कोशिका भित्ति चिपकी हुई है यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली के साथ। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ प्लाज्मा झिल्ली अलग हो गई है, इसे कुंचन स्टार्ट हो गया है, जीव द्रव्य कुंचन। यहाँ पर भी जीव द्रव्य कुंचन स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं पूरी तरह से जीव द्रव्य कुंचन हो चुका है। ठीक है। तो बेटा ये आपकी जीव द्रव्य कुंचन की 4 स्टेजेस हैं, जिसको हम बनाएंगे अपनी कॉपी में अच्छे से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये जो विलयन है जो लिखा हुआ है, ये विलयन वो है जो जीव द्रव्य कुंचन कर रहा है। ठीक है। इसके बाद है आपके प्रश्न उत्तर। सबसे पहले है, कोशिका झिल्ली का महत्व क्या है। तो सबसे पहले जो आपको वर्कशीट में लिखा गया था, यही लिखा गया था यहाँ पर। अगर हम ध्यान देंगे कि जो कोशिका सबसे भारी परत है, ये केवल जरूरी पदार्थों को ही अंदर आने जाने देती है, और जैसे कि हमारे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व, जल, ये परासरण और विसरण द्वारा अंदर बाहर जाते हैं। तो ये आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है, आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2, जिसके अंदर आपसे जीव द्रव कुंचन के चित्र सहित व्याख्या पूछी गई है। तो ये आप यहीं से लिख सकते हैं, यही पूरा चित्र बनाएंगे अपनी कॉपी में, और साथ में इसकी परिभाषा जरूर लिखेंगे कि जीव द्रव कुंचन किसे कहते हैं, यहाँ से लिखेंगे वो, और ये वाले चित्र बनाएंगे। जो आपका प्रश्न नंबर 2 था। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, कोशिका झिल्ली का कौन सा भाग क्या है पारगम्य। तो आपको पता है, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली ये आपकी क्या है, वर्णात्मक पारगम्य है। इसके बाद है, किशमिश और लाल रक्त कोशिका को अल्परासरण दाबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होगा। अब आपको पता है अल्परासरण है, अल्परासरण में क्या होता है, अंतःपरासरण। अल्परासरण में क्या होता है, अंतःपरासरण। अंतःपरासरण में क्या होता है, जो कोशिका हो जाती है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो हमने यहाँ पर एक और चित्र बना के दिखाएंगे आपको। ये देखिए, यहाँ पर आपको के दिखाते हैं, जो हमने यहाँ विलयन लिया है वो क्या है, अल्परासरण। अल्परासरण है दाबी विलयन। ठीक है बेटा। तो ये जो हमने यहाँ पर जो ये रखा है, ये क्या है, कोशिका है आपकी।
या तो रक्त कोशिका है जो बोला हुआ है, या फिर किशमिश है। देखते हैं, आप किशमिश को थोड़े दिनों में पानी में आप भिगो कर रख दीजिए तो उसका जो साइज़ होता है, उसका जो आकार होता है वो फूल जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, ये फूल जाएगी। क्यों फूल जाएगी ये भी पता है हमें, अंत परासरण की वजह से। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो ये किशमिश या फिर जो कोशिका है, रक्त कोशिका है, ये फूल जाएगी। ये इस प्रकार फूल जाती है, देख रहे हैं आप। तो ये क्या हुआ, अंत परासरण हुआ, पानी अंदर चला गया उसके। ठीक है, तो उससे क्या हो गया, वो फूल गई, क्योंकि जल की मात्रा बाहर, क्या सांद्रता क्या थी, बाहर जल की सांद्रता ज़्यादा थी और अंदर जल की सांद्रता कम थी, जिसकी वजह से वो फूल गई। ठीक है, तो बेटा ये थे आज आपकी वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 20। नेक्स्ट वर्कशीट जब हम आएंगे फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।